हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो प्रश्न बैंक के ऊपर है, कक्षा 12वीं हिंदी की। यहाँ पर आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट के सभी यहाँ पर जो प्रश्न बैंक में आपको पद्यखंड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी काव्यखंड के प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, क्योंकि कुल 17 अंक की है और प्रश्न बैंक से बहुत सारे परसेंटेज क्वेश्चन आपको इसमें आएंगे। मैक्सिमम 80% क्वेश्चन जो है आपको प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाकी का जो 20% है थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको सिलेबस से ही आएगा, सिलेबस के बाहर नहीं, लेकिन थोड़ा डीपली क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि यदि 80% आप कवर कर लेते हो तो बहुत सारे मार्किंग आपके यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पद्यखंड का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आपको प्रश्न बैंक में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, ठीक है, जहां पर आपको सॉल्यूशन भी इसका मिल जाएगा। तो जितना काव्यखंड है इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस है ये भी पता होगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए और इन पे क्रॉस का निशान आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जो यहाँ पर पतंग आलोक धनवा द्वारा लिखी गई थी ये नहीं है, सहर्ष स्वीकारा ये भी नहीं है, बादल राग से कोई भी प्रश्न ये आपको 3 पार्ट लगभग यहाँ पर इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, आपके पद्यखंड में शामिल है। इनके क्वेश्चन जो है आपको सही विकल्प पूरे के पूरे मिल जाएंगे, इसी में प्रश्न बैंक में पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो उनका आंसर देख लेते हैं। आप सारे प्रश्नों को पढ़ के जरूर जाइएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन से जो थोड़े बहुत इसके बाहर जा सकते हैं, नहीं तो आपको इसमें से क्वेश्चन लगभग बनेंगे, ठीक है। तो पहले कोशिश कीजिए प्रश्न बैंक तैयार कर ले, जिससे आपके फटाफट से पूरे क्वेश्चन तैयार हो सके। ये आपके पूरे न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया गया है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो उसमें आपको सही जुड़े वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं जो लगभग 30 शब्दों के लिए है और ज्यादातर प्रश्न इससे आपको बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2-2 अंक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 30-30 शब्दों के लिए, तो ये कैसे क्वेश्चन बनेंगे, चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको देना लगभग 30 शब्द में, इसका उत्तर आप दे सकते हो। चलिए देखते हैं गांव का क्या वर्णन किया गया इसका उत्तर। तो चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए। जो उषा पाठ है, ये कविता है, सॉरी, तो इसमें शमशेर बहादुर जी जो इसके कवि है, इन्होंने बहुत अच्छी कविता बताई है। इसमें गांव का मनोहर चित्रण है, जो गांव से रिलेट होते हैं। जैसे बहुत सारे सभी लोग को मतलब लगभग गांव से जाते हैं तो रिलेट है गांव से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको गाँव की याद दिलाती है, ठीक है। जैसे अब कई बार शहरों में बसे हुए हैं बहुत सारे लोग, तो गाँव को भूल चुके हैं, उनके लिए बहुत प्यारी कविता है, ये बहुत अच्छी कविता है। तो इसमें गांव की सुबह का गतिशील चित्र है, मतलब सुबह कैसी शुरुआत होती है, पूरा प्रातःकालीन वर्णन, उषा का जो भोर होता है ना वो वाला पूरा वर्णन इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एक चीज़ है कि भोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका। आप जानते होंगे गांव में किचन को जो है चौका कहा जाता है, जहाँ पर सब कुछ खाने पीने का सामान व्यवस्थित रूप से रहता है। और सुबह सुबह जो क्या करती है, यहाँ पर खाना बनाने के लिए महिलाएं क्या करती है, उसको अच्छे से राख से लिप लेती है और बहुत अच्छी खुशबू उसकी आती है और चूल्हा एकदम नया लगता है, ठीक है। तो वही बताया गया है, बहुत बढ़िया वर्णन इसमें किए गए, ठीक है। तो ये उत्तर लिख देंगे। यदि आप इतना सारा ना लिखे तो आप इसमें शॉर्ट इसको कर दीजिए। जैसे यहाँ पर बच्चों द्वारा लाल खड़िया में एक क्रम होता है, ये सुबह का वर्णन है, इसमें गांव जीवन से संबंधित और गतिशील चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। यदि उपमान वगैरह थोड़े शब्द आप यूज ना करना चाहे तो इतना आंसर इसमें लिख सकते हैं। 30 शब्दों के लिए आप इसको शॉर्ट भी लिख सकते हो, इसको आधे में कंप्लीट भी कर सकते हो, ठीक है। प्रयुक्त हुए तक इतना आपके 30 शब्द के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो ये आप पूरा चाहो तो इसमें लास्ट लाइन में जो आपको गांव का वर्णन चूंकि आ रहा है तो यहाँ से आप लिख सकते हो, या फिर शुरू की 3 लाइनों को छोड़कर इनमें से आप इतना वर्णन भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। पर्याप्त रूप से आपके लिए आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, आपको कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार करना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न कैमरे में बंद अपाहिज पाठ से लिया गया, बहुत अच्छा है ये भी। इसको आप चलिए देख लेते हैं आंसर। तो रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है यह कथन क्या है, बिल्कुल सच है कि कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। ऊपर से करुणा दिखाई देती है कि संचालक अपंग व्यक्ति से सहानुभूति दर्शा रहा है, ऐसा लगता है कि उसको इसलिए बुलाया गया उसे सहानुभूति दर्शाने, परंतु क्या होता है उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। उसके अपंगता को बेचना चाहता है, उससे रोचक कार्यक्रम बनाकर वो दर्शकों की वाहवाही लूटना चाहता है, और भी बहुत सारी चीजें जो इस छुपी कविता को दर्शाती है, ठीक। क्रूरता है इसमें, ऐसा कविता में कवि बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है, आप इसको और शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो प्रश्न की सीमा है ये थोड़ा हो जाएगा, या फिर इसको आप एक लाइन को कुछ कट कर सकते हो जिससे आपके 30 शब्दों की शब्द सीमा पर्याप्त रूप से हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके बाद है, बात को कील की तरह ठोकना क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है। ये कविता के बहाने और बात सीधी थी पर ये पाठ से लिया गया है, ठीक है, कुंवर नारायण द्वारा है जो रचित। और दूसरा अगला प्रश्न है, व्याकुलता, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण, ठीक है। चलिए दोनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे।
ठीक है, तो क्या अभिप्राय है, क्यों बात को कील की तरह ठोका जाता है, इससे क्या है, तो इससे अभिप्राय है अपनी बात को अनुपयुक्त भाषा में बलपूर्वक व्यक्त करने से। ठीक है, इतना में भी आप लिख सकते हो। पेज को लकड़ी में हथौड़े की कील से ठोकने से उसकी पकड़ में कसावट नहीं आती। तो कवि ने भावों को अनुपयुक्त क्लिष्ट भाषा में प्रकट करने की जोर जबरदस्ती की, तो कविता का मर्म ही नष्ट हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया में आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोशिश की तो यहाँ पर मर्म नष्ट हो गया, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, बात को जो है अलग भाषा में समझाना चाहते थे। ठीक है, इस कारण यहाँ से वो थोड़ा सा भाषा जो है बिगड़ गई। तो ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वानरों की व्याकुलता के कारण पूछे तो पहला यहाँ पर आपका हो जाएगा जो हनुमान जी है संजीवनी बूटी लेकर नहीं ला रहे थे, और उसके अलावा राम जो है, राम भी व्याकुल हो रहे थे, इसके कारण वानर थोड़े ज्यादा हुआ। तो दो कारण हो जाएंगे, हनुमान का संजीवनी बूटी वापस लेकर ना लौटना और राम की व्याकुलता, ये दोनों ही जो है इसके कारण वानर भी थोड़ा और व्याकुल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कवितावली में जो कि तुलसीदास द्वारा रचित इसमें बताई गई 2 आर्थिक समस्याओं को लिखना है। ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा डीपली भी लिख सकते हो, लेकिन तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से कवितावली में उद्धृत चीजें बताई है। उसमें से 2 है गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, यदि शॉर्ट में आप इसको 2 अंक के लिए कर रहे हैं तो बहुत पर्याप्त है, लेकिन यदि आप इसका थोड़ा डिटेलिंग अध्ययन करना चाहते हैं तो थोड़े से वर्ड इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आपको पूरे मार्क यदि चाहिए तो केवल गरीबी और बेरोजगारी भी लिखकर इसके 2 लाइन में आप इसमें वर्णन कर सकते हो। ठीक है, यथापरक चित्रण किया गया, इतना आप इसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है, चलिए आगे है, शमशेर की कविता के आधार पर गांव की सुबह की 2 विशेषता लिखना। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। चलिए, तो इसके उत्तर भी आप इस प्रकार से, तो जो शमशेर बहादुर की कविता जो मैंने बताया आपको उषा पाठ है, उसमें आपके गांव की सुबह की विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, तो गांव की सुबह का सुंदर चित्रण के लिए यहाँ पर उन्होंने बिंब योजना प्रस्तुत की है। चौकों को बताया गया है, यानी किचन को, सुबह की नमी का जो गीलापन है वो बताया गया है, और यहाँ पर लाल खड़िया जो चौक स्लेट होती है वो भी यहाँ पर उसका वर्णन एक तरीके से उपमा में जो मान होता है उसके आधार पर उन्होंने किया, तो ये वर्णन हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक है, ये प्रश्न है। तो बच्चे क्यों देख रहे होंगे कि उन्हें लगता है उनके माता पिता आए होंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था उन्होंने की होगी, और वो अपने माता पिता से स्नेह भी करना जानते हैं, इसी कारण वो अपने माता पिता की रास्ता देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, यहाँ पर है, चिड़िया के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हुए, जो हमने देखा माता पिता जो नीड़ों से बच्चे क्यों झांक रहे होंगे, तो अपने माता पिता के लिए यहाँ पर वही प्रश्न का उत्तर देखा हमने। चिड़िया चंचल क्यों हो रही है, प्रश्न का उत्तर देखते हैं। और पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसमें जो साक्षात्कार के प्रति कवि ने कैसा नजरिया प्रकट किया है वो भी आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा, चिड़िया चंचल क्यों हो रही है, क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए अत्यंत चिंतित है। वह दिन ढलने से पहले जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचकर उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती, इसलिए चिड़िया चंचल हो रही है। चलिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसको कहकर क्या दृष्टिकोण प्रकट हुआ, तो इसका उत्तर लिख देंगे। कवि ने क्या बताया, पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजर दिया है कि यहाँ पर टेलीविजन के पर्दे पर किसी कार्यक्रम को दिखाना काफी महंगा पड़ता है, इसमें कम से कम समय लगाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप चाहो तो इसमें और भी लिख सकते हो, सहानुभूति बनावटी होती है इनकी, तो शॉर्ट में 30 अंक के लिए इतना पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए, और या फिर चाहो तो इसमें से आप वर्ड्स को और लिमिट कम करके भी लिख सकते हो, या यदि आप पूरा पर्याप्त इसको दर्शाना चाहते हैं तो आंसर को ये हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है, निज उर के उद्गार से क्या आशय है, इसका कवि ने क्या अर्थ बताया है, यह क्या अभिप्राय है, 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। निज उर के उद्गार का क्या अर्थ है, निज उर मतलब अपने स्वयं के अंदर की जो हृदय की भावना उनको व्यक्त कवि कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, उद्गार और उपहार कवि को क्यों प्रिय है, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, निरुच के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है। जैसा भी हमने इसका उत्तर भी देखा, तो बिल्कुल 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको दोनों से तैयार रखना है क्वेश्चन को। तो कवि को अपने हृदय के भाव और विचार तथा उपहार प्रिय है, क्योंकि कवि ने अपने हृदय को अनेक भाव उपहार स्वरूप संजो रखे हैं। कवि अपने स्वप्निल संसार में ही डूबा रहना चाहता है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं, ये निजुर के उद्गार से मैंने बताया आपको कवि के हृदय के भाव से। ठीक है, कवि को संसार क्यों प्रिय नहीं है, ये भी क्वेश्चन बना है। तो इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि ये अपूर्ण और अधूरा, मतलब संसार कंप्लीट नहीं है, और जबकि कवि सपनों की दुनिया में खोया रहता है जहाँ कोई अभाव नहीं है, मतलब वहाँ सब कुछ कंप्लीट है, इसलिए कवि ऐसा मानता है। चलिए, इसके बाद संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहे देखा हमने, और कवि को संसार क्यों प्रिय नहीं, तो यहाँ पर बच्चन जी भी आ जाता है, तो एक ही बात है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद कवि ने रावण की तुलना किससे और क्यों की है, और तुलसी को आहा है करने की नौबत क्यों आई। ठीक है, 14-15 यहाँ पर 13-14-15 क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर कवि की जगह पे आप बच्चन जी लिख सकते हैं। संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहा है, तो संसार की विषमताओं के बीच कवि मस्ती भरा जीवन जी रहा और सुख दुख दोनों में प्रसन्न रह रहा है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद रावण की तुलना किससे की गई है और क्यों, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो रावण की तुलना जो है कवि ने किससे की है, दरिद्रता यानी गरीबी से की। क्यों की है, क्योंकि दारिद्र्य रूपी दशानन यानी रावण ने दुनिया को दबा रखा है, पूरी गरीबी में दबा रखा है। ऐसा कर रहा है तुलसीदास जी कर रहे हैं। ठीक है, रावण की तुलना कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन था, तुलसी को हाय हाय करने की नौबत क्यों आई, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो क्यों आई, क्योंकि लोग जो है जीविका विहीन है, दरिद्र है, दुखी, एक दूसरे से स्थिति से मुक्ति पाने का उपाय पूछ रहे हैं। यह देखकर तुलसी दुखी होकर हाय हाय करते हुए दीन बंधु राम से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके दुनिया को इस संकट से उबारिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कवियों के परिचय दिए गए। ठीक है, काव्यखंड से आपको एक प्रश्न जो है कवि परिचय के लिए बनेगा। ये मैक्सिमम आपको 3 अंक के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। तो इनमें जितने भी कवि दिए सभी का यदि आप डिटेलिंग में वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर सभी कवियों के महत्वपूर्ण कवि परिचय पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जाकर देख लीजिए। और यहाँ पर हम सभी यहाँ पर देख लेंगे, शॉर्ट में हम इसको देखने वाले, जैसे 2 प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। आप कितने साहित्यकार, लगभग 5 साहित्यकार दिए जो कि 5 प्रमुख है। ठीक है, इनके 5 के देख लेते हैं। चलिए देख लेंगे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन का हम सबसे पहले देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पर उनका आपको इतना सारा ना लिख के केवल उनकी रचनाएं लिखना है, तो केवल 2 रचनाएं में आप उनकी एकमात्र जो डायरी है, प्रवासी की डायरी, वो याद कर सकते हो। इसके अलावा मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये 3 से 3 रचनाओं में कोई भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, केवल 2। और यहाँ से आप उनकी काव्यगत विशेषताएं देख सकते हो और उनकी भाषा। ठीक है, कैसे उनकी भाषा जो यहाँ पर बताई गई है, ये हो जाएगा। इसके बाद कुंवर नारायण है, इनका आप डिटेलिंग वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से जाकर आप इनको डिटेलिंग वीडियो देख सकते हो। केवल 2 रचनाएं आपको पढ़ना है, तो इनमें भी यहाँ पर आपको इनकी रचनाएं दी गई। ठीक है, कहानी संग्रह है, काव्यगत विशेषता हो जाएगी, इनकी भाषा शैली हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं रघुवीर सहाय जी की, जो कि कैमरबंद अपाहिज के यहाँ पर कवि हैं। इनकी यहाँ पर रचनाएं बहुत सारी है, जैसे यहाँ पर कुछ रचना है, तो इसमें देख सकते हैं आप, इनकी दिए गए सड़क, चौराहा, दफ्तर, और भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इनकी कविताएं वगैरह और इनकी भाषा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इतने कवियों की लिख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो केवल आपके जो बचते हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास जी का, इनका भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत बार आपने इनका पढ़ा है तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाले जो पार्ट है वो देख लेते हैं। ये थोड़ा ज्यादा मार्क का आता है, 4 अंक का, इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से तैयार करें। हरिवंश राय बच्चन की कविता से एक पैराग्राफ आपको डेफिनेटली बनेगा, इसलिए इसको तैयार करें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पैसेज ही है, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार जरूर कर ले। अभी से लिख लीजिए इसको फटाफट से। और भी बहुत सारे इसमें, तो यहाँ पर आपको जितने भी दिए गए इन सभी के हम देखेंगे। ठीक है, तुलसीदास जी की जो कविता वाली है उसमें से भी आपको आया है, लगभग यहाँ पर 8 आया है। ठीक है, 8 जो पैसेज है, पद्यांश है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला ये वाला है आपका, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, तो यहाँ से आपको करना है। ठीक है, तो प्रस्तुत जो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, कवि क्या बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले इसका संदर्भ लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर प्रसंग नहीं, संदर्भ आएगा सबसे पहले। तो एक आत्मपरिचय कविता से ली गई, इसके रचयिता जो है कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, प्रसंग हो जाएगा इसमें कवि अपने जीवन जीने की शैली का परिचय देता है। इतना बड़ा प्रसंग न लिख के आप केवल इतना भी लिख सकते हो, केवल 1 लाइन का, कि इसमें जीवन जीने की शैली के बताया गया। इतना बड़ा आप चाहे तो इसको ना लिखें। ठीक है, क्योंकि 1 लाइन का होता है ज्यादा से ज्यादा प्रसंग। व्याख्या लिख लीजिए। कवि कहता है कि सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ, इसके बावजूद मेरे जीवन में प्यार का भी समावेशी है, एक द्वंद्वात्मक स्थिति, यानी थोड़ी द्वंद्व वाली, थोड़ी मतलब हम एक दूसरे से विपरीत वाली स्थिति। ठीक है, इसको कहते हैं। और भी इसमें थोड़ा सा वर्णन है, तो ये भी आप सारा वर्णन कर देंगे। इसको और डिटेलिंग में समझना चाहते हो तो आत्मपरिचय जो पार्ट है उसका मैंने पूरा क्लियर करवाया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको चैप्टर 1 की पूरी इसकी जो व्याख्या है वो पूरी मिल जाएगी। ठीक है, ये भी पूरा करवाया था मैंने। अब अगला था, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, से मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ तक। ठीक है, इसकी व्याख्या आपको करना है। इसमें संदर्भ वही हो जाएगा पुराना, कि आत्मपरिचय से लिया गया, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, कवि इसमें क्या बता रहा है, संसार और उनके बीच में जो संबंध है उसको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया, संसार के बीच में उनका कैसा टकराव चल रहा है, उनका और जो संसार का एक तरीके से है वर्णन उन्होंने किया है। और भी बहुत सारी वर्णन चीजें उसमें की है, तो यहाँ से आपको तैयार कर लेना। ठीक है, ये पैसेज हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला है, मुझसे मिलने को कौन विकल। इनके ही पाठ का है, जो आत्मपरिचय और एक गीत दोनों साथ में कविता है, उसमें से ही दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि। ठीक है, इसकी सबसे पहले यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही लिखित है।
एक गीत से है, लेकिन ठीक है, आत्मपरिचय नहीं, यहाँ पर एक गीत है। इसमें कवि मन की निराशा और कुंठाओं से क्षुब्ध है और कवि अपने अकेलेपन की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, व्याख्या भी आप बिल्कुल इसी प्रकार से लिख दोगे, क्योंकि पूरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि तो ये व्याख्या हो जाएगी। बहुत बढ़िया सी कविता है, इसमें आप पूरी व्याख्या वर्णित कर देंगे। इसके अलावा इसमें विशेष भी है, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण और प्रश्न अलंकार द्वारा पीड़ा को अधिक प्रभाव बना गया। कवि प्रश्न भी पूछता है इसमें, ठीक है, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्न अलंकार विद्यमान होता है। अगला है, खेती न किसान को भिखारी न भीख बली और कहे एक एकन सो कहो जायका करी। ठीक है, यहाँ पर तुलसीदास जी भी यही कहना चाहते हैं। इसके रचिता आप संदर्भ हो जाएगा सबसे पहले राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से अवतरित है, लिया गया है। प्रसंग इतना बड़ा ना लिख के इसमें संघर्षपूर्ण जीवन की उल्लेखना की है या प्रार्थना की है, यहाँ पर तुलसीदास जी ने, इतना आ जाएगा। या फिर यहाँ पर कवि ने कलयुग के वर्णन के बहाने अपने युग की स्थिति का, वास्तविक स्थिति का चित्रण किया, इतना प्रसंग लिख सकते हो। ये व्याख्या हो जाएगी, इसका पूरा का पूरा वर्णन, आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है उनके बारे में बता रहे हैं, ये पूरा वर्णन आप व्याख्या में लिख दोगे। ठीक है, कवितावली पाठ से लिया गया। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न बैंक के ऐसे सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ठीक है, जो कुंवर नारायण की कविता है, बात सीधी थी, इससे अवतरित ली गई है। इसमें सार्थकता दर्शाने की कोशिश कवि ने की गई है। क्या हो रहा है इसमें पूरा वर्णन आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, सही शब्दों के प्रयोग से हम बात को प्रभावी भी बना सकते हैं, लेकिन यदि हमने थोड़े बहुत गलत शब्द को उलझा लिया तो बात वहां से बिगड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। या चाहे तो खेती न किसानी को, जो मैंने आपको बताया, उसको इस प्रकार से भी आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या दो तरीके से की जा सकती है, हम देख चुके हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे, कथा कही तब तेही अभिमानी से लेकर परे समर मही सब रंधीरा। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसमें एक 2 लाइन का दोहा है, इसका भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक पैसेज यहाँ पर दिया गया है आपको, तो जो 6वें नंबर का है यहाँ पर वो देखते हैं। इसमें आपको इसके लिए अर्थ भी दिए गए, संदर्भ तो आप लिख दोगे यहाँ पर कवितावली से रचित है ये भी, और इसकी रचिता जो है तुलसीदास जी। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है प्रसंग में, रावण कुंभकर्ण का वार्तालाप का वर्णन किया है और लिखा है कि रावण अपने भाई कुंभकर्ण को बताता है कि हनुमान आदि वानरों ने युद्ध अनेक बड़े राक्षसों को मार डाला। युद्ध में क्या करा है, बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कुंभकर्ण द्वारा रावण से उसके चेहरे पर उभरते चिंता की लकीरों का कारण पूछने पर रावण अपने भाई को सारा वृतांत सुनाता है और उस अभिमानी घमंडी रावण ने कुंभकर्ण को अब तक की पूरी कथा बताई कि किस प्रकार क्या हुआ। जो रावण से सीता जी का अपहरण कर लाया था और रावण अपने भाई कुंभकर्ण को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे भाई, हनुमान आदि वानरों ने सभी राक्षस मार डाले, उन्होंने लंका की बड़े बड़े महान योद्धाओं का भी संहार कर डाला। युद्ध में हुई क्षति का वर्णन भी करता है रावण, पूरा बताता है। और इस प्रकार से आगे क्या कहता है कि दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, भारी योद्धा, इतने जितने योद्धाओं के नाम है ये, अतिकाय, अकंपन, महोदर सरीखे वीर योद्धा कर्मभूमि में मरे पड़े, ऐसा वर्णन करा। और काव्य सुंदर इतने सारे पढ़ना, केवल 2 विशेष लिख दीजिए, जैसे चौपाई छंद है इसमें, या फिर जो यहाँ पर अनुप्रास की छटा है, या तत्सम शब्दावली और युक्त अवधि भाषा, 2 छोटे छोटे विशेष लिख दीजिए। ये विशेष के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हम काव्य सौंदर्य भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा अर्थ। एक दोहा इसमें आपको दिया गया है, सुनी 10 कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी सब अब सठ चाहत कल्याण। ठीक है, तो भावार्थ क्या है इसका, रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जानकी को हर लाकर अब कल्याण चाहता है। यहाँ पर कुंभकर्ण जो है बताना चाहते हैं, बिल्कुल वही है। तो जब उनकी वार्तालाप होती है उसके बाद का दोहा ये प्रस्तुत किया गया तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो अगला है, इसमें अगला पैसेज आपको दिया है, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निर्मित हुआ विशेष। ठीक है, इसमें आप इसके लिए संदर्भ लिख सकते हो, आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह की कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है। इसकी रचिता गुजराती जो कवि है उमा शंकर जोशी जी है। ठीक है, प्रसंग हो जाएगा इसमें, कवि ने खेती के रूपक में कवि कर्म की कृषि कर्मों के समान बताया है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें कवि व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज को खाद पानी देता है, मैं भी उसी प्रकार विचार रूपी बीज को कल्पना रूपी खाद देता हूँ। मतलब कवि ने अपनी कविताओं की तुलना खेती से की है। जैसे खेती में क्या क्या सामान होता है, खाद जरूर होती है जिससे पूरा खेत लहला उठता है, फसल अच्छी आती है। तो कविता के लिए विचारों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल वही कवि प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नवांकुर फूट जाते हैं और धीरे धीरे पत्ते जैसे फूलते, वैसे यहाँ पर कवि की तुलना कर रहे हैं कि एक साहित्यिक कृति का निर्माण होता है अंत में। जिस प्रकार भरा पूरा पौधा पृथ्वी की ओर झुकने लगता है, उसी प्रकार एक नई काव्य रचना अपनी विशेषता के साथ पाठकों और काव्य प्रेमियों के रसावदन के लिए तैयार रहती है।
इस पॉइंट में भी 2 विशेष हो जाएंगे। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है, रूपक अलंकार है और तत्सम शब्दावली खड़ी बोली प्रयुक्त हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती रोपाई छन की, छोटा मेरा खेत चौकोन्ना। ठीक है, इसमें यहाँ पर संदर्भ यही पाठ जो पहले हमने लिखा उसके पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग इसमें यहाँ पर काव्य सृजन की कृषि कर्म के समान बताकर उन्होंने बहुत अच्छी चीजों को बताया और ये व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप लिख सकते हो। पूरा यहाँ पर कंप्लीट आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये उमाशंकर जोशी जी का आप इसमें वर्णन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th हिंदी का प्रश्न बैंक का पद्य खंड का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। इसके अलावा गद्य खंड का भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जुड़े सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। और साथ ही इसकी पीडीएफ के लिए आप www.boardjankar.com गूगल पे सर्च करके जा सकते हो। और प्रश्न बैंक का जितने भी विषय के आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट जरूर करें, जिससे आपको फटाफट से सॉल्यूशन मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।